हाँ, मेरा गाना है ना, जियो हो बिहार के लाला, एक रिंकिया के पापा, बहुत पॉपुलर गाने हैं उनके, बहुत सारे कई पॉपुलर गाने हैं। तो गाने तो अच्छे हैं। और मैं चुनाव जीता था तो लोग क्या रिंकिया के पापा गाना लगा, उन्हीं गाना पे डांस कर रहे थे लोग जी। तो एंटरटेनमेंट के सोर्स तो हैं वो। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है जी, और वो एलजी के थ्रू गवर्न होते हैं जी। पर एलजी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जी, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है। मुझे लगता है कि लेकिन एक बात स्वाति जी को करना चाहिए। देखिए, वो आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद हैं जी। अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही बुरी है तो छोड़ दो तुम राज्यसभा, क्यों गई हो राज्यसभा? राज्यसभा तो रख लेंगी और वो भारतीय जनता पार्टी से डिक्टेशन लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगी। तो वो तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह मिल जाए, इसके लिए सब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। देखिए, ये 100 फुटा सड़क पे सीवर बिछ रहा है और 30 फुट नीचे सीवर बिछ रहा है जी। उसका टाइमलाइन 8 महीने का था, लगभग 16-17 महीने लग चुके हैं जी। कारण है कि 30 फुट नीचे बड़ी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब 10 से 12 दिन में हमारा सीवर का काम खत्म हो जाएगा जी। तो दिवाली से पहले हम इस सड़क को बना दें। जैसे बरसात के मौसम में आप मेढक देखेंगे, आप देखते हैं ना, एक पीला मेढक आता है जो बरसात में दिखेगा और बड़ा ही टर 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 करता रहता है, क्योंकि बरसात में रहना, बाद में रहना नहीं है जी। अब और बरसात से कई तरह के मेढक दिखेंगे, एक नीले तरह का मेढक दिखेगा आपको, अलग अलग तरह के मेढक, कलर का मेरा हरा मेढक दिखता है आपको। इसी तरह से चुनावी मौसम में नेता दिखते हैं। आगे बताइए जी कि सफदरजंग अस्पताल है जी, क्यों नाम सफदरजंग है? जो सफदरजंग में है वो जी, सफदर अस्पताल नाम पड़ गया उसका जी। तो इसी तरह से बुराड़ी में अस्पताल है, बुराड़ी अस्पताल है वो। तो अच्छा, आप किसी को पूछिएगा भाई बुराड़ी अस्पताल जाना तो कहाँ ले जाएगा वो जी? जेपी बुराड़ी ले जाएगा ना, बुराड़ी यही नाम है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। देश की राजधानी दिल्ली में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं विधानसभा चुनाव को। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुख्य और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर आ चुके हैं, पर जेल से बाहर आते ही 2 दिन बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में दिल्ली वासियों को उनके नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी जी को चुना गया है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा से विधायक संजीव झा जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज के इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले तो आपके स्टार्टिंग दिनों से, कि पॉलिटिक्स में आने का क्या मकसद था, क्या ऐसी प्रेरणा मिली थी कि आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिक्स में आना नहीं था जी। हम लोग, चूँकि मेरी ओरिजिन बिहार है जी, और बिहार से जब हम लोग चलते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए दिल्ली आते हैं। हम लोग यूपीएससी करने के लिए आए थे। 2011 में आंदोलन हुआ और हमें लगता था कि भ्रष्टाचार देश में बहुत ज़्यादा है, और जब अन्ना जी, अरविंद जी ने आंदोलन किया, हम उसके हिस्सा हो गए जी। और उसके बाद जैसे जैसे ये आंदोलन का रुख लेता रहा, हम लोग उसके हिस्सा बनते रहे। 12 में पार्टियां बनी, 13 में पहली बार हम लोग चुनाव लड़े और पहली बार चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग एक्सीडेंटल लीडर हैं, कोई प्लान लीडर नहीं है। कोई ये सोच के या कोई इस अपेक्षा से नहीं आए थे जी कि हमें दिल्ली जाना है और हमें राजनीति में आना है जी। हालात देश के ऐसे थे कि अगर उस समय देश में एक नौजवानों या देश के लोगों को जो पॉलिटिक्स में विसंगतियां हैं उसके खिलाफ लोग सड़क पे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पे थे तो, और पॉलिटिकल जो उस तरह के मठाधीश थे, जो लीडर्स थे बड़े बड़े, वो कहते थे अगर ऐसा कुछ करना है तो पार्टी बना लो, पार्टी बना के आओ, सत्ता में आके करके दिखाओ। तो वो चुनौती अरविंद जी ने स्वीकार करी, हम सब लोग उसके हिस्सा थे। सर, जैसा कि आपने अभी एक आंदोलन की चर्चा की, वो थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जो अन्ना हजारे जी के साथ केजरीवाल जी भी शामिल थे और आज आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो भी शामिल थे उसमें। सर, उस आंदोलन के बाद आपकी पार्टी ने भारतीय राजनीति में क्या ऐसे बदलाव लाए हैं? देखिए, 2013 से पहले जी कभी भ्रष्टाचार किसी चुनावी कैंपेन का मुद्दा नहीं बना जी। हमने भ्रष्टाचार चुनावी कैंपेन का मुद्दा बनाया जी। कभी शिक्षा मुद्दा नहीं बना जी, कभी स्वास्थ्य मुद्दा नहीं बना, बिजली मुद्दा नहीं बना, पानी मुद्दा नहीं बना। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से आज तक पहली कोई ऐसी सरकार है जो लगातार अपने बजट का 1/4 शिक्षा पे खर्च करता हो जी, अपने बजट का 1/5 भाग स्वास्थ्य पे खर्च करता हो,
गरीबों को बिजली मुफ्त देना, गरीबों को पानी मुफ्त देना, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देना, अच्छी क्वालिटी शिक्षा मुफ्त देना। मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं होती तो शायद आज वो एजेंडा नहीं होता। तो हमने और अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि इस देश को अगर विश्व का नंबर 1 देश बनाना है जी, तो क्वालिटी शिक्षा आपको हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा आपको हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। और ये हम ही नहीं, बाबा साहब ने भी अपने संविधान में इस बात को लिखित किया था। तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस पार्टी के हम हिस्सा हैं जी, वो आज़ादी के 75 साल बाद ही सही बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। जी। सर, विधायक के तौर पर कितनी समस्याएं आती हैं आपके पास और उन समस्याओं से कैसे आप निपटते हैं, कैसे उनका समाधान करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चूँकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो अनऑथराइज कॉलोनी से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, मेजॉरिटी पार्ट अनऑथराइज कॉलोनी में पड़ता है। अनऑथराइज कॉलोनी की बड़ी समस्याएं हैं जी, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में पहले सरकार के फंड नहीं लगते थे, गलियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी। तो हमने पहले इस ट्रेडिशन में ख़त्म किया कि अनऑथराइज कॉलोनी में सरकार के पैसे लग सकते हैं। तो गलियों की शिकायत थी, नालियों की शिकायत थी, बिजली की शिकायत थी, पानी की शिकायत थी, हॉस्पिटल्स की शिकायत थी, अच्छे स्कूल्स नहीं होने की शिकायत थी। तो ये लगातार शिकायतें हमारे पास आते थे। हमें जब विधायक बना तो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव कि एक कोई हमारा साथी कार्य करता है जो सड़क का काम देखते हैं, कोई पानी का काम देखते हैं, कोई स्वास्थ्य का काम देखते हैं, कोई बिजली का काम देखते हैं, कोई पेंशन का काम देखते हैं, कोई पानी का काम देखते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं कि प्रतिनिधि बनाया और उन प्रतिनिधियों को थोड़ा एम्पावर्ड किया कि अगर अधिकारी के पास अधिकारी उनकी सुने। तो वो केवल मैं ही नहीं, हमारे साथ एक 12-15 लोगों की टीम है जो लोगों की ग्रीवांसेस को लेती है और उस ग्रीवांसेस को समाधान करने की कोशिश करती है। मतलब आपके अलावा आपकी एक टीम है जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि अभी आपने टीम के बारे में कहा, इसी से एक प्रश्न होगा मेरा ये कि जनता जो है आपके विधानसभा की, उनसे आप कैसे जुड़ते हैं और कैसे उनकी समस्या को आप खुद महसूस करते हैं और उन्हें उनका समाधान कैसे दे रहे हैं आप? देखिए, 3 तरीके से हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम चलते हैं आपका विधायक आपके द्वार जी, हम सुबह में जाते हैं किसी न किसी कॉलोनी में, घूमते हैं वहाँ से जो लोग मिलते हैं उनसे हम बात करते हैं। फिर 10 बजे हम ऑफिस आ जाते हैं। तो ऑफिस टाइम में जिनकी समस्याएं हैं वो समस्या लेकर के आते हैं। हमारी पूरी डिपार्टमेंट की टीम बैठी रहती है, उसको रीडिशल करती है। फिर सैटरडे संडे मैं आवास पे सुबह से शाम तक लोगों से मिलता हूँ जी, तो उस समय जो लोग आते हैं सैटरडे संडे को घर पे मुलाकात हो जाती है। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक को एक्सेसिबल बनाएं, जी, वो आप डायरेक्ट उसकी समस्या को सुने ताकि लोगों को लगे कि जिन जनप्रतिनिधि को हमने चुना है वो जनप्रतिनिधि हमारे लिए जिम्मेदार है, हमारी बातों को सुनता है, उसको करने का प्रयास करता है। तो यही सारी मेथोडोलॉजी है। फिर व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए भी हम शिकायतें लेते रहते हैं और फिर उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, हरियाणा चुनाव में बस अब कुछ दिन ही रह गए हैं। तो ऐसे में हमें हरियाणा चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है? और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी केजरीवाल जी पे कुछ गाइडलाइंस लगाए गए हैं, तो क्या वो रैली में शामिल होंगे किसी? रैली पे कोई प्रतिबंध नहीं है। और देखिए, हम जैसे दिल्ली में हमने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करी, स्वास्थ्य की व्यवस्था करी, बिजली की व्यवस्था करी, पानी की व्यवस्था करी। जी, इस तरह से पंजाब में हम गए, हमने लोगों को शिक्षा की गारंटी दी, स्वास्थ्य की गारंटी दी, बिजली की गारंटी दी, पानी की गारंटी दी, रोजगार की गारंटी दी। जी, अब हरियाणा में भी हम लोग लोगों को शिक्षा की गारंटी देकर आए हैं, स्वास्थ्य की गारंटी देकर आए हैं, रोजगार की गारंटी देकर के आए हैं, बिजली की गारंटी देकर आए हैं, पानी की गारंटी देकर के आए हैं। हरियाणा में स्पोर्ट्स में हरियाणा के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, जिनकी टैलेंट को और अच्छे से कैसे नॉरिश करें उसकी गारंटी देकर के आए हैं। जी, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जब लोगों को गारंटी देता है लोगों को भरोसा है, क्योंकि जो हमने दिल्ली में कहा वो हमने किया, जो पंजाब में कहा वो हम कर रहे हैं। तो लोग, मुझे लगता है कि अब इस बार तमाम गफलत से ऊपर उठ करके जाति की, धर्म की, रीजन की, इन तमाम गफलत से ऊपर उठ करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, परिवार के लोग अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, नौजवानों की नौकरी के लिए, मुफ्त बिजली के लिए, गरीब आदमी हैं तो मुफ्त पानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हरियाणा के लोग इस बार वोट करेंगे। जी। सर, हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में मैं खुद वहाँ पे दौरे पर था। वहाँ पे जो एक समस्या मैंने देखी जो वहाँ की महिलाएं और बच्चे फेस कर रहे हैं, वो समस्या है हरियाणा को नशा मुक्त बनाना। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी?
देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंजाब में भी ये बड़ी समस्या थी। अभी जी। पंजाब में हमने ड्रग्स एडिक्शन के टास्क फोर्स बनाया है जी। जो अमेजिंग काम कर रही है। दोनों जो बाहर से जो आते थे ड्रग्स उसको भी रोकने की कोशिश कर रहा है जी। और जो गलियों में ड्रग्स बिक रहा है उसको भी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और फिर सरकार को इस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से हम पंजाब में काम कर रहे हैं उसी इस तरह की एक्सरसाइज हम हरियाणा में भी शुरू करेंगे हफ्ता में। सर कहीं हरियाणा को अगर हम दिल्ली से भी जोड़े तो कहीं ना कहीं यहाँ की भी महिलाओं की यही शिकायत है कि दिल्ली का युवा भी नशे की तरफ बड़ा आदी हो चुका है। और अगर देखें तो बहुत सी महिलाओं का एक आपकी पार्टी से शिकायत ये भी है कि जो एक पे एक फ्री वाली स्कीम थी उसको लेकर। और देखिए मुझे लगता है कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है जी। और वो एलजी के थ्रू गवर्न होते हैं जी। पर एलजी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जी। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे कोई काम नहीं हो रहा है जी। पुलिसिंग पे कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा है। पुलिस की कमी भारी कमी है। पुलिस की बहाली की भी ज़रूरत है। तो कोई काम इस पे नहीं हो रहा है जिससे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की जो चुनौतियां हैं, जो ये बिकने की चुनौतियां हैं, ड्रग्स बेचने की चुनौतियां हैं, उस पर निजात मिले। जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया, देखिए मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ मैं दुकान पे गया था और मुझे एक पे एक फ्री मिला। अगर आपको कोई व्यक्ति मिले तो ज़रूर मुझे बताइएगा। सर ऐसे तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो जब हम बीजेपी पब्लिक में का घूमते हैं। प्रोपेगेंडा नहीं, हाँ मैं भी कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया। जी। भारतीय जनता पार्टी ने इसका दुष्प्रचार किया। आप ऐसे पूछिएगा जो कोई शराब पीने वाले लोग हैं कि भाई आप दुकान में गए थे कि आपको एक पर एक फ्री मिला, भाई जो उसके स्टेक होल्डर वही बताएगा ना। जी। बीजेपी ने प्रचार किया। अब समझिए मैं एक आंकड़े देता हूँ। दिल्ली में जब हम आए थे तो 25,000 पर व्यक्ति पे जी। एक शराब की दुकान थी। जी। राइट। अगर यूपी में जाइए तो ये आंकड़ा हो जाता है 10,000 पर व्यक्ति का। अच्छा। इसी तरह से आप हरियाणा चले जाए तो 8,000 पर व्यक्ति का हो जाता है। अच्छा। आज दिल्ली में 75,000 पर व्यक्ति पे एक शराब की दुकान है। सब दुकान तो कम हो गए ना, दुकान तो बढ़े नहीं। जी। इस पॉलिसी से उनको मिर्ची लगी थी क्योंकि इस पॉलिसी में अवैध शराब कारोबार बंद हो गया था। क्योंकि दिल्ली में हरियाणा से, इधर नोएडा से अवैध शराब कारोबार है और इस सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एक कारोबार में शामिल। तो उनका जो दुकान बंद हुआ तो इस पॉलिसी को जो लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का है, छोटा नहीं है, तो वो लोग इस गए आका के पास, गृह मंत्री के पास कि इस पॉलिसी नहीं रोकी तो धंधा खत्म हो जाएगा। जी। तो फिर पॉलिसी ऐसे कैसे बदनाम करने की कोशिश किया जी। कि दिल्ली में एक पे एक फ्री मिल रहा है। अच्छा एक बात ऐसे समझिए कि इसी एक्साइज पॉलिसी में हम शराब की दुकान कम कर रहे थे। जी। हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे थे। सरकार का काम शराब बेचना नहीं है। जी। हम प्राइवेटाइज कर रहे थे। सरकार का खर्चा खत्म हो रहा था। जी। पहले रेवेन्यू हमारा आता था लगभग 4800 करोड़ या 5,000 करोड़ करीब, वो रेवेन्यू 10,000 करोड़ हो गया। और मैं इस आर्गुमेंट को बाई कर लूँ कि एक पर एक फ्री मिल गया। हाँ। तो एक पर एक फ्री कोई गली मारने तो नहीं आ रहा था ना। नहीं। जो लेने गया एक उसको सस्ता शराब मिल गया, है ना। तो अच्छा शराब और सस्ता शराब मिल गया मान लीजिए, तो कंज्यूमर को भी फायदा है। तो एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो रहा है, सरकार का खर्चा जीरो हो गया और रेवेन्यू डबल हो गया। तो ये पॉलिसी तो और प्रदेशों में बीजेपी अडॉप्ट करी है। इसी पॉलिसी को हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया, इसी पॉलिसी को इन्होंने मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया। यहाँ बदनाम करने की कोशिश करी और लोग, कई बार क्या होता है ना कि लोगों ने कहा ये कौवा कान लेके जा रहा है, तो अपने कान को नहीं देखता है, लोग कौवा के पीछे भागता है। तो यही बीजेपी जानती है इस बात को कि र्यूमर फैला दो, लोग र्यूमर मॉन्गरिंग का शिकार हो जाते हैं। तो र्यूमर मॉन्गरिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप अपने किसी व्यक्ति से पूछिएगा भैया जब आप जो शराब पीते हो कि वो जो समय में क्या एक पर, हालांकि फिर तो गाली देंगे, बोलेंगे यार मिलता था तो मिलना चाहिए था, हमें क्यों नहीं बताया कहाँ मिला, पर वो मिल नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा था ये। जी। सर आतिशी जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में बुराड़ी विधानसभा के लिए क्या कोई नई योजना आएगी या कोई ऐसा कानून पास होगा यहाँ के लिए? देखिए मुझे लगता है कि समय बहुत कम है जी। और अरविंद केजरीवाल जी अपने इस 5 साल के गवर्नेंस में जी देश को एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया। लोगों ने कहा ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। जी। क्या है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस? तो अरविंद जी की बात कहते हैं कि
सरकार जिसको जनता चुनती है उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी योजना में ज़्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। जी। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री करी, किसको मिलता है? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। जी। अरविंद केजरीवाल ने आज सरकारी स्कूल अच्छा किया। जी। किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी अस्पताल में जहाँ से इलाज दवाइयाँ मुफ्त करी, कौन जाते हैं? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। हमने महिलाओं को सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त किया, कौन जाता सरकारी बसों में? जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। तो अरविंद केजरीवाल का ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस से 75 साल से वो क्लास जिस तक सरकार नहीं पहुंचा पाती थी फायदा, केवल इंडस्ट्रियलिस्ट में ही सिमट के रह जाती थी, वहां तक पहुंचे। उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा फिर पूरे देश में होने लगी। पंजाब के लोगों ने मुहर भी लगाई। अब इससे घबरा करके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का पूरा जो अपनी करियर रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए रहा। उन्होंने नौकरी छोड़कर आंदोलन किया, सरकार छोड़ करके आंदोलन किया। लेकिन भारतीय जनता तो लोग ये मानते हैं अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। तो उसको बदनाम करने के लिए एक एक्साइज पॉलिसी का ड्रामा किया और अरविंद केजरीवाल को बेईमान है साबित करने की कोशिश किया। अरविंद केजरीवाल चूंकि अपनी पूरी राजनीतिक करियर हो, उससे पहले सामाजिक उनका करियर रहा हो, उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। अपने ही मंत्री को सो मोटो कांग्रेस लेके जेल भेज दिया था। आज तक इतिहास में एक पार्टी बता दीजिए, एक से भ्रष्टाचारी का लिस्ट सबके पास है, किसी को कोई पार्टी जेल भेजा हो? ये केवल अरविंद केजरीवाल करके दिखाया। उस पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो आहत हुए। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि हम जनतंत्र में जनता मालिक है जी। तो जनता की अदालत में जाकर के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम तब तक अब सत्ता में नहीं आएंगे जब तक जनता मुझे ना ये कह दे कि हाँ ये ईमानदार हैं जी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जनता के जाके कहेंगे कि अगर मैं बेईमान हूँ तो मुझे वोट मत करना, अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट करना जी। तो मुझे ये लगता है कि इससे दिल्ली की जनता अगर ईमानदारी के नाम पे वोट करती है तो ये साबित हो जाएगा ना फिर जी। अब ये 2 महीने जो अतिशी जी मुख्यमंत्री बनी हैं जी, ये इसलिए बनी है क्योंकि चुनाव अभी बीजेपी नहीं करा रही है जी। अब फिर तो मुख्यमंत्री का होना जरूरी है जी, वरना सारा काम ठप हो जाएगा। तो इसलिए वो एक तरह से समझ लीजिए जिस तरह भगवान राम की खड़ाऊ लेकर भरत जी ने राज किया, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी का 2 महीने की सत्ता अतिशी संभाल रही हैं। तो मुझे लगता है जो काम चल रहा है उस काम मेंटेन रहे या उसमें और गति आए, वो काम अतिशी जरूर करेंगे। सर, आपके ही पार्टी के एक नेता हैं स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है जिनके माता पिता ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए दया याचिका लिखी थी। अच्छा, एक बात बताइए जी, आतिशी स्वाति जी 2015 से 16 से महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं जी, आम आदमी पार्टी से ही रही हैं, अभी भी राष्ट्रीय सांसद आम आदमी पार्टी से ही हैं जी। 2020 में आतिशी जी इलेक्ट होके आ गई जी। उससे पहले शिक्षा मंत्री के एडवाइजर थे। उन्होंने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी। उस समय में यही बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कह दिया था, स्वाति जी महिला आयोग अध्यक्ष होने के नाते उनको नोटिस भेजा था जी, ठीक। तब वो समय नहीं थी और आज अचानक जी आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी है तब वो कह रही हैं, तो क्या कारण हो सकता है? इसका मतलब है कि वो स्वाति नहीं कह रही हैं जी, स्वाति को कहलवाया जा रहा है, ये कहीं से डिक्टेशन और आ रहा है, वो डायरेक्शन कहीं और से वो एक्ट कर रही हैं वो जी। तो मुझे लगता है कि लेकिन एक बात स्वाति जी को करना चाहिए। देखिए, वो आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद हैं जी। अगर आम आदमी पार्टी इतनी ही बुरी है तो छोड़ दो तुम राज्यसभा, क्यों गई हो राज्यसभा? राज्यसभा तो रख लेंगी और वो भारतीय जनता पार्टी से डिक्टेशन लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ करेंगी। तो वो तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह मिल जाए, इसके लिए सब अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। पर सर, अब वो आपके पार्टी में, आम आदमी पार्टी में हैं वो, ऐसे में उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो उन्हें मान कैसे रही है? इसलिए मानने कोई बड़ा ऑफर होगा उससे। अच्छा, ये कहते रहो तुम कुछ बढ़ा दे देंगे, मंत्री बना देंगे, कुछ और बना देंगे। देखिए, जब आप बहुत एम्बिशियस होते हैं तो फिर ये आपका सेवा त्याग सब खत्म हो जाता है जी। तो वो कुछ बड़ी कोई चीज़ें के लिए एश्योरेंस दिया हो तो ये उनके कहने पर ये बातें कर रहे होंगे। मतलब आने वाले टाइम में हम स्वाति मालीवाल जी को लेकर कुछ बदलाव देख सकते हैं? अभी दिख रहा है ना। अब अपनी ही जिस पार्टी में वो लगातार 9 साल महिला आयोग की अध्यक्ष रही जी, जिस पार्टी के लिए 2023 तक वो लड़ती रही जी, और 24 में कह रही सब कुछ खराब है जी,
तो जब मलाई मिल रहा था सब कुछ अच्छा है, हालांकि मलाई तो अभी भी है, राष्ट्रवाद अभी भी है उनके पास। छोड़ दो राज्यसभा, फिर बातें करो तो लोग ये समझेगा आप क्रांतिकारी हो। अच्छा, उन्होंने वैसे तो आम आदमी पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। आपने अभी बताया कि दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है और बिजली और ये जो सेवाएं फ्री हैं, एक तरह से महिलाओं को बड़ा फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से। ऐसे में स्वाति मालीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी के पीए विभव पे एक आरोप लगाया था, कितना सहमत हैं? तो अब दिख रहा है ना कि आरोप भी फिक्स था, इसका मतलब है वो आरोप भी फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए लिया गया था जी। कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला था, वो बेल रिजेक्ट हो जाए जी तो ये सब, तभी मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें दर्शाता है जी कि वो सारे फिक्सियस था, पॉलिटिकल आरोप था जी मंशा था पार्टी बदनाम हो जाए, मंशा था कि किसी तरह से पार्टी ख़त्म किया जाए। और ये मंशा किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही हैं, जो करना चाह रहा है, वो स्वाति कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैं पहले कहा, ये अपने आप से साबित हो जाता है। जी। दिल्ली विधानसभा में क्या हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस बार? हाँ, इस बार मुझे लगता है 70 सीट आम आदमी पार्टी 70 की को, 70 आम आदमी पार्टी को आएगी। कॉन्फिडेंट है आप इस चीज़ को लेकर? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसके आधार भी, चूँकि मैं एक क्षेत्र का विधायक भी हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं जाता भी लोगों के बीच में। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत किया। जी। अरविंद केजरीवाल हमारे बच्चों की भविष्य अच्छा कर रहा था, घर के लोगों की इलाज मुफ्त दे रहा था, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा था। कई लोग ये कहते हैं कि अब तो मैं, जब तक मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक मैं लोगों के घर जा जाके कहती रहूँगी। जी। तो लोग अब बदला लेने के लिए, लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल गलत आरोप लगा दिया, जिससे आहत होकर इस्तीफा दिया है। जी। तो अब लोग बदले की भावना से वोट करेगी और बीजेपी को ख़त्म करने के लिए वोट करेगी। एक आरोप कह सकते हैं इसे, या एक कहीं ना कहीं पार्टी की कमी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की, ये भी जनता में देखने को मिलती है। जनता को ये लगता है आम आदमी पार्टी में कि कोई भी पॉलिसी अगर दिल्ली में आती है, कोई भी स्कीम आती है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत स्लो होता है, जनता तक ये बातें पहुंच नहीं पा रही हैं। खैर, ये तो अच्छा है कि आप इस बात को मानते हैं कि हम प्रचार कम करते हैं। हम पे तो आरोप लगता है कि आप प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। जो आप जो भी स्कीम्स ला रहे हैं उनमें हमें वो देखने को मिल रहा है। हाँ, तो चूँकि उस पर प्रचार प्रसार पे देखिए, दिल्ली में एलजी को छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। जी। जिस एलजी का काम है कि लोगों के वेलफेयर के काम को रोकना, जी। आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों को रोकना, वो दिल्ली का सत्यानाश करने के लिए आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो एलजी एक सैक्ट पोस्ट है। जी। लेकिन वो उस पद की गरिमा को नहीं समझ रहा है। जी। तो जिससे दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है। जी। तो जो हम प्रचार प्रसार सरकार के चुनाव करा सकते हैं वो नहीं कर पाते। एडवर्टाइजमेंट को भी बैन कर दिया है। जी। तो मैं सहमत हूँ कि बातें उतनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती जो पहुँचना चाहिए। जी। अगर देखिए कंपेयर करें तो वही केंद्र सरकार कोई लॉन्च करती है तो हमें इतने सारे एड्स देखने को मिलते हैं, जगह जगह पे लोगों से सुनने को मिलता है, पर आम आदमी पार्टी कहीं इसमें स्लो दिखती है। हाँ, चूँकि सरकार का जो योजनाओं का एडवर्टाइजमेंट एलजी नहीं होने दे रहा है। अच्छा। अब एलजी सारा कंट्रोल उसके पास है, सारे अधिकारी कंट्रोल उसके पास है। एलजी दिल्ली में तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो दिल्ली की डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी। एक बात समझिए, मैं विधायक, जनता ने मुझे चुना, जनता एम्पावर किया ना, जनता का काम करूँ। एम्पावर कैसे किया? तो हमारे जो अधिकारी हैं वो अधिकारी हमारी सुनेंगे। जी। अधिकारी हमारी कब सुनेंगे? जब अधिकारी हमारे पास रहेंगे। और ये डेमोक्रेसी में कहा कि जो चुने जाएगा अधिकारी उसके पास रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, केंद्र में हमारी सरकार है, हम कानून बनाते हैं कि भले ही तुम जीत गए हो, अधिकारी हमारे, जो हारा है उसके पास रहेगा। वो अधिकारी का कंट्रोल एलजी के पास रहेगा। अब क्या हो गया कि आपके चैनल में, आपके यूट्यूब में किसी आपका कंप्यूटर आपके यहाँ नौकर लगा दिया, तो रोज आपका नुकसान करेगा। तो जो नुकसान करेगा उसको और अप्रिशिएशन देगा, जो आपके लिए अच्छा काम करेगा उसको सजा देगा, अगर वही लगा रहा है तो। यही यहाँ पे भी हो रहा है। कि जो अधिकारी का सारा कंट्रोल एलजी के पास, तो एलजी रोज ऐसे लोग जो अच्छा करते हैं उसको हटा देता है या सस्पेंड कर देता है, जो बुरा करता है उसको सभी डिपार्टमेंट दे देता है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेटिक सेटअप को ख़त्म किया, हमें कहते हैं ना, इसका मतलब लोगों के वोटिंग राइट को आपने ख़त्म कर दिया, इसका वैल्यू को कम कर दिया। और तो डे वन से लोग हम इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑटोक्रेटिक माइंडसेट के लोग हैं, ये जनतांत्रिक वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं और इसके जरिए देश को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। अब आपके ही कुछ विधानसभा की समस्याएं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो हमने जनता से, जब हम पब्लिकली घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, वो हमें उन्होंने बताई। सबसे पहली समस्या साफ़ सफाई की बुराड़ी में। देखिए, साफ़ सफाई मैं ये मानता हूँ
हमारे 3 पार्षद हैं, 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी एमसीडी में हम जीत तो गए, स्टैंडिंग कमेटी अभी भी नहीं बनी है। कोई भी बड़ा डिसीजन बिना स्टैंडिंग कमेटी के नहीं हो सकता। अब ये कारण है कि साफ सफाई, ये तो जो अभी कर्मचारी हैं तो बीमार हैं जी ये 20 साल से आदत उनकी खराब है, जी तो रात रात तो नहीं बदलेगा ना। तो फिर आपको कोई बड़े डिसीजन लेने थे, जी वो निर्णय बिना स्टैंडिंग कमेटी के नहीं हो सकता। तो जो एमसीडी को काम जिस गति से करना चाहिए वो उस गति से काम नहीं कर रहा है, और उसमें भी साजिश करके भारतीय जनता पार्टी कई जोन अपने पास रख लिया, तमाम स्टैंडिंग कमेटी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बाहर से अपॉइंट करके लोगों को। जी तो इनकी कोशिश यही है कि एमसीडी को कमज़ोर कर दो, ताकि जो आप समस्या कह रहे हैं वो जनता के पास हो, ताकि जनता फिर शिकायत करे, नाराज़ हो। तो ये तमाम कोशिश, तो मैंने कहा ये तमाम कोशिश ये हमसे लड़ने की हैसियत नहीं है, जी जनता को परेशान करके वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी खराब सड़कें, अगर मैं आपसे बताऊं तो अगर हाँ, जब हम बुराड़ी के संत नगर मार्केट में घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो ऑन कैमरा हमारे चैनल पे भी 2 बाइक वाले गिर गए। ई रिक्शे वाले की शिकायत है कि आए दिन यहाँ पे रिक्शा पलट जाती है हमारी। मेन मार्केट बात कर रहे हैं जी आप, 100 मेन फुटा मार्केट पे। देखिए ये 100 फुटा सड़क पे सीवर बिछ रहा है और 30 फुट नीचे सीवर बिछ रहा है। जी उसका टाइमलाइन 8 महीने का था, लगभग 16-17 महीने लग चुके हैं। जी कारण है कि 30 फुट नीचे बड़ी सारी चुनौतियां हैं, कहीं रॉक है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं वाटरी सॉइल है। अभी तब पता नहीं था, जब हम डालने लगे तब पता चला। जी तो और चूंकि रनिंग रोड है, बंद करके रोड काम आप तेजी से कर लेंगे। रनिंग रोड पे आपको रात में ही काम कर सकते हैं, दिन में काम नहीं कर सकते। अब चूंकि काम चल रहा है, जब तक काम खत्म फिर रोड कैसे बनाएंगे आप? अभी तो हम रिपेयर करते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है फिर खराब हो जाती है वो। जी लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब 10 से 12 दिन में हमारा सीवर का काम खत्म हो जाएगा। जी तो दिवाली से पहले हम इस सड़क को बना दें। इसी तरह से और भी कुछ सड़कें हैं जी जिसका हमने टारगेट रखा है कि दिवाली से पहले सभी सब सड़क इसलिए ख़राब नहीं है कि हमने ऐसे ही ख़राब हो गया, इसलिए काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो मान लीजिए आप बिल्डिंग बना रहे हैं, जी तो बिल्डिंग बना रहेंगे तो सीमेंट भी रखा रहेगा, ईंट भी रखा रहेगा, उससे डस्ट भी उड़ेगा। तो वही हालात अभी सड़कों की है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम अक्टूबर एंड तक सारा काम कर लेंगे हम। पर सर जो ख़राब सड़कें हैं उसमें जो आप लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो रिपेयरिंग असल में किया जा रहा है जो गिट्टी होती है, रोड़ी होती है, वो डाल के। अब ऐसे में जो 2 व्हीलर होते हैं, स्कूटी वाले होते हैं, वो उस पर स्लिप हो जा रहे हैं। अब देखिए ये रनिंग रोड है, जी मान लीजिए हमने उसको आरएमसी डाल दिया, जी तो टिकेगा कैसे? और फिर गाड़ी निकलेगी, ख़त्म हो जाएगा। जी या तो रोड बंद कीजिए, आप रोड बंद कर देंगे तो और समस्या हो जाएगी। जी तो बरसात में वो जी-सेक करके आता है, जी देखिएगा लाल लाल होता है, उसको डालते हैं तो बारिश में थोड़ा सा वो बैठ जाता है, फिर उस पर रोड़ी वो डाल देते हैं, उसके ऊपर वो डाल देते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वो उखड़ जाता है। जी तो ये मेंटेनेंस के प्रक्रम में और बारिश में ये चुनौतियाँ हैं। जी और मुझे लगता है, और बारिश भी थोड़ा लंबा हो गया जी भाई, कोई काम हम तेज़ी से तभी शुरू कर पाएंगे जब बारिश खत्म हो जाएगा। जी तो हम इंतजार कर रहे हैं 5-7 दिन और बारिश रुके, उसके बाद हम तेज़ी से काम करेंगे। सर सड़क पर जाम पूरी दिल्ली में, अगर हम बुराड़ी आएँ तो कहीं 1 घंटा या 40-45 मिनट में बुराड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, पर बुराड़ी से आगे अपनी मंजिल तय करने में 40-50-1 घंटा कितना लग जाए इसे कह नहीं सकते। इसके दोनों कारण हैं। एक कारण तो पॉपुलेशन का बढ़ना भी है जी। कि लगातार बुराड़ी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है पॉपुलेशन का। जी दूसरा सीवर बिछ रहा है, तो कई जगह कंजेशन पॉइंट है, जैसे आपने संत नगर की बात किया आपने, जी अग्रवाल स्वीट्स के पास अभी काम चल रहा है, तो एक कंजेशन पॉइंट बन गया है वो। अब उस कंजेशन पॉइंट में दोनों तरफ थोड़ा रास्ता है, जी तो थोड़ा रास्ता है, तो निकलने आने जाने में दिक्कत हो रही है। जी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि 1-1.5 महीने में मेजर जाम से निजात आपको मिल जाएगी। जब हम लोगों से बात कर रहे थे और जेडीयू के द्वारा कुछ दिन पहले एक रैली भी निकाली गई थी आपकी विधानसभा में, संजीव झा 10 साल का हिसाब दो, क्या हिसाब देंगे आप? मुझे लगता है कि आप कैमरे लेकर के ना कॉलोनियों में जाइए, जी तो जनता हिसाब दे देगी। जी ऐसे 35 कॉलोनियाँ यहाँ कुछ नहीं था। जी आप पूछिए, मैं एक मसलन केशव नगर है, नत्थू कॉलोनी है, कौशिक है, प्रधान इनक्लेव है, नगली पूना है, स्वरूप विहार है, जी ऐसे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जी जहाँ जाएंगे तो पूछेंगे अच्छा यहाँ पानी का लाइन कौन लाया, लोग कहेगा संजीव झा। यहाँ सड़क कौन बनाएगा, लोग बोलेगा संजीव झा। यहाँ सीवर कौन बिछाया, संजीव झा। गैस लाइन कौन लाया, संजीव झा। जी ये सब लोग देखिए, ये बरसाती लोग हैं। जी अब जैसे बरसात के मौसम में आप मेढक देखेंगे, आप देखते हैं ना, एक पीला मेढक आता जी। है जो बरसात में दिखेगा और बड़ा ही टर 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 करता रहता है, जी। क्योंकि बरसात में रहना, बाद में रहना नहीं है। जी
अब और बरसात से कई तरह के मेढक दिखेंगे। एक नीले तरह का मेढक दिखेगा आपको, अलग अलग तरह के मेढक, कलर कलर मेरा हरा मेढक दिखता है आपको। इसी तरह से चुनावी मौसम में नेता दिखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज पूछ रहे हैं ये 5 साल हिसाब पूछते तो हम हर साल हिसाब बताते हैं ना कि इस साल में ये काम किया, इस साल में ये काम किया, इस साल में ये काम किया। अरे 5 साल में 5 महीना पहले हिसाब मांगने आ जाते हो, फिर चुनाव खत्म, फिर गायब हो जाते हो। तो जनता समझती है इस बातों को कि क्या काम किया है। ये नेता लोग तो ऐसे ही चुनाव में आएंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे। फिर उनको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, चुनाव में 4 महीना लोगों को झूठ फैलाएंगे, झूठ फैल जाएगा। जनता इस बातों को ना आती है, ना इस बात से सहमत होती है। मुझे लगता है जो भी काम किया है वो जनता जानती है। हाँ, कुछ कुछ काम जहाँ चल रहा है, जो एक्चुअल परेशानी जो आप गिना रहे हैं, आप 100 फुटा सड़क में और गिना देता हूँ। आप मुकुंदपुर जाएंगे, मुकुंदपुर में 1-2 सड़क है, वहाँ समस्याएं हैं। लेबर चौक पर रोड बन रहा है, वो समस्याएं हैं। शंकरपुर वाला रोड बन रहा है, वो समस्याएं हैं। समस्याएं मुझे पता है कहाँ कहाँ है, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ काम शुरू होने वाला, कहाँ। मैं बुराड़ी का, आप किसी भी कॉलोनी का गली बताइए, बता दूंगा उस गली में फलाने गली नंबर में फलाने काम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं, हमें पता है। तो हिसाब किताब उनको क्या देंगे, जनता को देंगे, और जनता हिसाब जानती है। कहीं ना कहीं सर आपके ही विधानसभा में एक हॉस्पिटल है, बुराड़ी अस्पताल नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो लोगों में ये ऑटो वाले जो होते हैं उनमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस हॉस्पिटल का असल में नाम क्या है, कैसे पहुँचे हम यहाँ पे। बुराड़ी अस्पताल नाम है, उसका कोई अलग नाम ही नहीं रखा गया। तो अच्छी बात है ना। अगर बताइए जी कि सफदरजंग अस्पताल है जी, क्यों नाम सफदरजंग है? जो सफदरजंग में है वो जी सफदर अस्पताल नाम पड़ गया उसका। जी, तो इसी तरह से बुराड़ी में अस्पताल है, बुराड़ी अस्पताल है वो। तो अच्छा, आप किसी को पूछिएगा भाई बुराड़ी अस्पताल जाना, तो कहाँ ले जाएगा वो? जी जेपी बुराड़ी ले जाएगा ना, बुराड़ी ले यही नाम है। पर कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन देखी जा सकती है। और एक शिकायत और है, वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि दवाई आप बाहर से ले लेना, अभी खत्म हो गया है। ये अभी देखिए, वही ने कहा कि ये एलजी दिल्ली को सत्यानाश करने के लिए आया हुआ है। वो बीजेपी के प्यादे की तरह काम करता है, बूथ एजेंट की तरह काम करता है। अभी दवाइयों, जैसे हम सीपीए हमारे पास था, सीपीए था, हेल्थ मिनिस्टर कहता है दवाई दो, एलजी कहता है नहीं दवाई दो, एलजी कहता है नहीं दो, हेल्थ सेक्रेटरी कहता है नहीं दो, फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है पैसे नहीं दो। तो ये बदमाशियाँ, ऐसे ही हमें सारा काम कोर्ट से जाकर कराना पड़ रहा है। तो दिल्ली जनता सब देख रही है, दिल्ली जनता जवाब देगी। सर आपके समय में से 5 मिनट और लूँगा। एक लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे ये कि पूर्वांचल के लाल आप भी हैं, पूर्वांचल के लाल एक और हैं जो आपके कंपटीशन में हैं, मनोज तिवारी जी। कितना कंपटीशन मानते हैं आप? मुझे लगता है, देखिए मनोज जी अच्छे कलाकार हैं जी, अच्छे सिंगर हैं जी। आप किसी से मनोज जी को पूछेगा तो जो कला संगीत को पसंद करता है उनकी तारीफ करेगा। पॉलिटिशियन कितने अच्छे? हाँ, पर मुझे लगता है पॉलिटिशियन वो बहुत ख़राब है। अभिनेता बहुत अच्छे हैं वो, उस मामले में मैं भी उनका प्रशंसक हूँ, मैं भी उनका गाना सुनता रहा हूँ जी, उनका डांस मूवी भी देखता रहता हूँ जी, अच्छा करते हैं। लेकिन आप पूछिए नेता कैसे हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं कराया है जी। हम कहते हैं, हमारे कहने से भी काम नहीं कराते हैं जी। तो नेता बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि कला संगीत में अच्छा करते हैं, उनके लिए मैं प्रशंसक हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, आप सर्वे करके पूछ लीजिए लोगों को कि भाई नेता कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, तो लोग कहेंगे कोई काम नहीं करते हैं। अब जनप्रतिनिधि काम जनता का नहीं होगा तो जनता फिर अच्छे नेता कैसे हो सकते हैं? तो नेता मुझे लगता है अच्छे नहीं है वो। जी, ये एक तो मेरा पर्सनल सवाल होगा आपसे ये कि मनोज तिवारी जी का कोई गाना जो आप पसंद करते हो? हाँ, मेरा गाना है ना, जियो हो बिहार के लाला, एक रिंकिया के पापा, बहुत पॉपुलर गाने हैं उनके, बहुत सारे कई पॉपुलर गाने हैं। तो गाने तो अच्छे हैं। और मैं चुनाव जीता था तो लोग क्या रिंकिया के पापा गाना लगा, उन्हीं गाना पे डांस कर रहे थे लोग जी। तो एंटरटेनमेंट के सोर्स तो हैं वो। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विधानसभा के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 साल में एक तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप लोगों ने लगातार रिकॉर्ड मार्जिन से मुझे जिताया है और अपना जनप्रतिनिधि चुना है। मैंने 10 साल में शिद्दत से कोशिश करी है कि आपके जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर काम हो पाए। जी। अभी कई जगह चूँकि इस टेन्योर में 2.5 साल कोरोना में चला गया तो 2.5 साल डेवलपमेंट का बचा, तो 2.5 साल में इतने सारे काम चल रहे हैं कि कई जगह काम डिले होने की शिकायतें हैं, कई जगह आने जाने में परेशानियाँ हैं। पर मैं इतना ज़रूर आप सब लोगों को आश्वासन देता हूँ कि ये सब काम हम महीने 2 महीने में सब कंप्लीट कर लेंगे। और बस इसी तरह से प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहें, आशीर्वाद देते रहिए। और भी बहुत सारे सपने हैं बुराड़ी को लेकर कि कैसे बुराड़ी को और बेहतर बनाना है, उस पर हम लोग मिल करके बैठ करके प्लान करेंगे और बुराड़ी को बनाएंगे। जी,
तो दर्शकों, ये थी हमारी बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा जी के साथ खास बातचीत। अगर इस इंटरव्यू पे आपकी कोई सलाह हो या कोई सवाल पूछना चाहते हो या कोई राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। धन्यवाद। भैया जी गजब जी ज़रूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी लोगों से जुड़ी हुई मुद्दे उठा रहे हैं जी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुंचेगा, और मुझे लगता है और जब आप तक पहुंचेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें भैया जी गजब। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने कीमती समय में से आज हमें समय दिया। थैंक यू।